नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है न्यूज एट 4 का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ प्रयागराज से सामने आ रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार यहां पर दी है। प्रयागराज के माघ मेले में भरी हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संतों से समर्थन मांगा है। श्रद्धालुओं से भी जाति के बंधन को तोड़ने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने नाम लिए बगैर स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। देश के कायरों, कपटियों और क्रूर लोगों से खतरा, ऐसा कहा गया है धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से। ऐसे लोग धर्म और देश दोनों का नुकसान करते हैं। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई भी दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी की तारीफ भी यहां पर की है। तो बड़ी खबर है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी प्रयागराज माघ मेले में यहां पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से यहां पर अपना बयान भी दिया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संतों से समर्थन भी मांगा है। बस एक प्रार्थना करने आए, जितने यहाँ संत हैं और जितने सनातनी हिंदू हैं, सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का। आओ, जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। और दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव को मुरादाबाद में लैंडिंग की परमिशन यहां पर नहीं मिली। 4 फरवरी को अखिलेश यादव को मुरादाबाद आना है। मुरादाबाद हवाई अड्डे पर निर्माण की वजह से उन्हें इजाजत नहीं मिली। लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने पर सपा का यूपी सरकार पर हमला देखने को मिला। भाजपा के अहंकार का जल्द होगा अंत, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया। तो 4 फरवरी को अखिलेश यादव को मुरादाबाद पहुंचना है, लेकिन अब जिस तरीके से मुरादाबाद हवाई अड्डे पर निर्माण का काम चल रहा है, उसकी वजह से वहां पर उन्हें लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन इसको लेकर के अब सपा ने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया है। और देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 4 फरवरी को अखिलेश यादव जी को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना है और होना था, लेकिन सीएम योगी सरकार पर हमला। उन्होंने बोला कि योगी सरकार ने हमें इजाजत नहीं दी। ये बेहद ही निंदनीय कृत्य है। ये ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा है कि भाजपा के अहंकार का जल्द ही अंत होगा। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है, इसको लेकर के अब यूपी सरकार पर समाजवादी पार्टी यहां हमलावर दिखाई दे रही है। ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हमें योगी सरकार ने प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दी, लेकिन ये बेहद ही निंदनीय कृत्य है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए अखिलेश यादव की, जिस तरीके से विमान की लैंडिंग पर घमासान अब जारी है, क्योंकि अखिलेश यादव को 4 फरवरी को मुरादाबाद आना है। शादी समारोह में अखिलेश को यहां पर सम्मिलित होना है, लेकिन मुरादाबाद प्रशासन ने इजाजत इसकी नहीं दी, क्योंकि हवाई अड्डे पर निर्माण का कार्य चल रहा है। तो इसको लेकर के आप देखिए, सपा ने यूपी सरकार पर हमला यहां बोल दिया। और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट कर दिया है। उनका नया ट्वीट भी सामने आ गया। उन्होंने लिखा, शूद्र समाज पर धर्म की आड़ में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा दिया। ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह लिखा है, आप देखिए आपकी, इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से की थी, वह दर्द गांधी जी ने नहीं समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज को की जाती है, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझ सकता है। रामचरितमानस पर उठे विवाद पर पहली बार बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अंग्रेजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर मुद्दों को उठाया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और साथ ही कहा कि यूपी के विकास से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर ऐसे बयान दिए गए हैं जिनका यूपी के विकास में योगदान नहीं, उनका मुद्दा उन्होंने उठाया है। जिनकी पहचान का संकट, उन्होंने रामचरितमानस का मुद्दा उठाया। सीएम योगी की तरफ से पहली बार एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ये बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि जिनकी पहचान का संकट बना हुआ है, उन्होंने ही रामचरितमानस का मुद्दा उठाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ये बयान दिया है, क्योंकि रामचरितमानस पर लेकर के लगातार सपा नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। ये तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द
इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए आज से नहीं उठ रहा है यार, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन जो अभी देखिए, जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। देखिए, ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोशिश करना। रामचरितमानस विवाद पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रखा है। वहीं 3 फरवरी से शुरू होने वाले मिशन रोजगार पर भी जानकारी दी है। ये विपक्ष का फेल्योर है, फेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब सदन आता है तो वहां बात नहीं रखते, और ये सच कहिए तो असल तो ध्यान ये हटाना चाहते हैं। हम तो विकास की बात करना चाहते हैं, हम तो विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये विकास की बात कभी किए हो तो आप बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी साजिश के तहत जो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, विकास को मुद्दा बना रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए। अब उसमें भी फेल हो गए तो हमें अराजक दुनिया जानती है, समाज जानता है, देश जानता है कि अराजकता फैलाने वाले लोग कौन हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है। हमें अपना लक्ष्य बढ़ाना पड़ रहा है। आज निवेशक पूरे देश के अंदर उनकी पहली पसंद हम हैं, उत्तर प्रदेश। और जब हमारी सरकार नहीं थी, कोई यहाँ झांकना चाहता था, कोई देखना चाहता था? जो जंगल राज यहाँ पर कायम था उनके नेतृत्व में, वो किसी से छुपा है? हम मार्च माह तक उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में हम रोजगारी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है, उसका पालन करने जा रहे हैं। और कल से उसकी शुरुआत पूर्वांचल की धरती, आजमगढ़ की माटी और दीदारगंज विधानसभा से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ से। जहाँ तक बात करें रामचरितमानस के विवाद की, तो उन्होंने कहा कि जो बयान मुख्यमंत्री जी का आया वो बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों में जिस तरह की अराजकता होती थी, अब वो माहौल खत्म हो चुका है। और जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी वजह से आज देश दुनिया के निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी दंगा, लखनऊ। आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी विधान परिषद के 5 सीटों के लिए आज नतीजे आएंगे। 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के उम्मीदवारों के बीच है। इस बीच कानपुर और उन्नाव शिक्षक खंड सीट को लेकर बड़ी खबर है। यहां पहले राउंड की मतगणना में निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल 700 वोटों से आगे हैं। हालांकि 8 राउंड की गिनती हो रही है। आपको बता दें 30 जनवरी को सभी 5 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसके लिए वोटों की गिनती हो रही है। उम्मीद है कुछ ही देर में परिणाम भी आने लग जाएंगे और जिसके बाद साफ होने लग जाएगा कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। तो एमएलसी की 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। 30 जनवरी को इन सीटों पर वोटिंग हुई थी और अब गिनती यहां पर हो रही है। 8 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। कानपुर उन्नाव शिक्षक सीट पर पहला रुझान जो कि अभी तक सामने आया है, तो कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड से निर्दलीय प्रत्याशी जो कि आगे चल रहे हैं, ये पहला रुझान जो अभी तक सामने आया है। और कानपुर से रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से, क्योंकि अब आप वहां पर मौजूद है। रतीश, जानकारी दीजिएगा, अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं, क्या अपडेट मिल पा रहा है?
देखिए, सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चूंकि ईवीएम से मतदान नहीं कराया गया है, बंडलिंग कराई गई है, जो बैलेट पेपर हैं उनसे मतदान कराया गया है। तो पहले एक एक करके मतपत्रों को अलग किया गया है। जो शिक्षक एमएलसी जो सीट है और स्नातक एमएलसी कानपुर उन्नाव कानपुर देहात की मिलाकर के जो बनती है, उसके लिए बंडलिंग की प्रक्रिया चल रही है। स्नातक एमएलसी सीट पर 2,07,000 मतदाता थे, तो ज़्यादा मत पड़े हैं, ऐसे में बंडलिंग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर कुछ देर पहले प्रक्रिया को खत्म किया गया था और जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं वो ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो 5 बार से एमएलसी हैं राज बहादुर सिंह चंदेल, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वेणु रंजन भदौरिया से आगे हैं। 1700 वोट की बात की जा रही है। प्रथम वरीयता के जो वोट हैं वो उनको पहले राउंड में मिले, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी फिलहाल इस बात की नहीं की गई है। जो अंदर पोलिंग एजेंट्स हैं जिनके सामने मतगणना की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, उनके द्वारा ये सूचना मिली है। और उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल हैं, जो 5 बार से एमएलसी हैं, उनको 1700 वोट मिले हैं। वेणु रंजन भदौरिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको 1000 मत मिले हैं। और जो तीसरे नंबर पे हैं हेमराज सिंह गौड़, वो 361 मत पाए हैं। ये पहले राउंड की बात बताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी फिलहाल नहीं हुई है। तो चूंकि 19,000 से कुछ ज़्यादा मत शिक्षक एमएलसी सीट के लिए हैं, यानी कम, और वोटिंग 69% हुई थी, कम मतदाता है, यानी शिक्षक एमएलसी सीट का जो नतीजा होगा वो पहले और जल्दी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन सुबह से मतगणना शुरू है, 8 बजे से हो रही है और अभी पहला रुझान हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आधिकारिक घोषणा आपसे कुछ देर बाद की जाएगी, हो सकती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये माना जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात तक नतीजे आएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, उसकी काउंटिंग होती है और उसकी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है, इसलिए लंबी भी खिंचती है और लंबी खिंचतान में देर रात तक ये नतीजे कुल मिलाकर के सामने आ पाएंगे। जी, और इसी के साथ रतीश, वहां पर मुख्य मुकाबला आप किनके बीच देख रहे हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी और सपा ने अपनी अपनी जीत का दावा तो किया ही है। बिल्कुल, अगर स्नातक सीट की बात की जाए तो स्नातक सीट पर 2 बार से काबिज भारतीय जनता पार्टी रही है। 2015 में 99 साल का साम्राज्य खत्म किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण पाठक ने। स्वरूप परिवार का इस पर कब्जा होता था स्नातक सीट पर, लेकिन 99 साल बाद कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा व्यक्ति जीत पाया था। 2015 के बाद 2017 में चुनाव हुआ तो अरुण पाठक सामने आ रखी है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार क्योंकि वोटों की गिनती जारी है, एमएलसी के 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है। और खबर यह आ रही है कि इलाहाबाद खंड के शिक्षक सीट पर भाजपा के बाबूलाल यहां पर आगे चल रही हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 100 वोटों से आगे चल रही हैं बाबूलाल। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। वोटों की गिनती जो कि लगातार जारी है और खबर यह है कि रात तक चल सकती है। थोड़ी ही देर बाद हालांकि औपचारिक ऐलान भी सामने आ जाएगा। 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को यहां वोटिंग हुई थी, जहां से इलाहाबाद खंड की शिक्षक सीट पर भाजपा के बाबूलाल यहां पर अभी तक आगे चल रही हैं। अनूप मिश्रा बरेली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी तक ये सीट से भाजपा जो है वो आगे चल रही है, ये सूत्र हमें जानकारी दे रही है। आप वहां पर मौजूद है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही है और अब कुछ ही देर में रुझान, जो पहला राउंड है वो घोषित होने वाला है आधिकारिक रूप से। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें कहीं ना कहीं जो वोटिंग है उसमें 50 से 60 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, जो अधिकारी हैं अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है देर रात तक जो फाइनल राउंड है वो उसका पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त हैट्रिक लगाने की तैयारी में। उनका कहना है कि वो तीसरी बार भी जीत हासिल करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से शिव प्रताप यादव चुनाव के मैदान में है। वो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष और महासचिव भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के वोट बनवाए हैं। ऐसे में स्नातकों के साथ में जो ग्रेजुएट्स युवा है उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, इसलिए लोग नाराज हैं और इसलिए वो समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जीत किसकी होती है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक का रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। तो 5 बजे के करीब जो रुझान है, दूसरा और तीसरा रुझान है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। जब वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी तो सामने आ पाएगा कि कौन यहां आगे चल रहा है और कौन पीछे। देखिए, एमएलसी के 5 सीटों पर मतों की गिनती यहां पर लगातार जारी है। और गोरखपुर से भी नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपको क्या अपडेट मिल पा रही है?
बिल्कुल सोनिका, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन भी तेज होती जा रही है, चूंकि जो मतगणना का जो कार्य है वो सुबह से ही शुरू हुआ है, लेकिन जो प्रक्रिया है बंडलिंग का काम होता है, चूंकि ईवीएम से यहाँ पर इस चुनाव में वोटिंग नहीं हुई है। यही वजह है कि जो मतपेटियां हैं उसको निकाला गया और जो मत हैं उनको बंडल बनाने का काम चल रहा है। और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में यहाँ बंडलिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। हालांकि जो रिजल्ट है वो काफ़ी रात में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी से अगर बता दें तो देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार चौथी बार जीत का दावा ठोक रहे हैं। और इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं करुणाकांत मौर्य, वो भी ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत उनकी होनी है। लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि जो 24 प्रत्याशी हैं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, वो उन 24 प्रत्याशियों में जीत किसकी होती है। और अब जो काउंटडाउन है वो मतगणना का वो जल्द ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शुरू होने वाला है और 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी देर रात तक हो जाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो 5 सीटों पर दंगल जारी है और कौन आगे कौन पीछे, लगातार इस पर एबीपी गंगा महा कवरेज कर रहा है। चप्पे चप्पे पर संवाददाता हमारे तैनात है और पल पल की अपडेट पहुंचा रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्नातक एमएलसी चुनाव में 5 सीटों पर जीतने का दावा किया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि भाजपा 5 सीटें जीतेगी, साथ ही यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था की बात भी कही है। चुनाव के नतीजे भी आज सामने आ गए। सभी सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। 5 जो हमारी विधान परिषद की सीटें हैं शिक्षक और स्नातक में हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर, एक आंकड़े जारी हुए एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर अपराधियों पर पिछले 6 साल के का। उत्तर प्रदेश में कोई सक्रिय संगठित माफिया गिरोह नहीं है। आपसी बेमनस्ता में जो घटनाएं घटी हमने कड़ी कार्रवाई की, किसी को छोड़ा नहीं। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब है देश का विकास, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हर योजना में जो इसकी झलक दिखाई दी उसका भी वो स्वागत करते हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब आपको बताते हैं कि इस साल के आम बजट को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बजट को लेकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने बजट से यूपी को होने वाले फायदे के बारे में भी बताया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। भारत की आर्थिक विकास दर को 60% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना। आज के दिन पर भारत की विकास दर दुनिया के अंदर बड़े देशों में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। ऋषि भारत की व्यवस्था के आधार शिल्पी रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारत की सनातन परंपराएं पली बढ़ी, आगे वैश्विक मंच पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। दुनिया के सामने भारत की जो पहचान थी उस रूप में वह अपने आप को कह सकता है। और इसलिए इस पूरे बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगले 25 वर्ष का विजन इस पूरे बजट में छुपा हुआ है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाना, इस दिशा में भी अच्छे प्रयास हुए, इस पर जोर देने का कार्य हुआ है। इस बजट में देश के अंदर अगर उस स्कीम के अंतर्गत आप देखेंगे पूरे देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेज बने थे। उत्तर प्रदेश को 28 मेडिकल कॉलेज मिले। 28 मेडिकल कॉलेज और कुछ राज्य शासन ने अपने स्तर पर बना रही थी। इन सब को लेकर के लगभग हम लोग पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 35 मेडिकल कॉलेजेस से हम कार्य कर रहे हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है। देश दुनिया के अंदर अगर सर्वाधिक यूथ भारत के अंदर है तो भारत के अंदर सबसे अधिक यूथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उस युवा के विकास के लिए, उसके कौशल विकास के लिए, उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए, उसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने हैं इस दिशा में। दुनिया के सामने भारत की जो पहचान थी उस रूप में वह अपने आप को कह सकता है। और इसलिए इस पूरे बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
अगले 25 वर्ष का विजन इस पूरे बजट में छुपा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।